नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी आपके साथ इस बुलेटिन में जुड़ा हूं आज दिन भर के अपडेट को लेकर। तो हिमाचल प्रदेश में आज क्या कुछ प्रमुख रहा है, इसकी जानकारी आपको हम देंगे। कई महत्वपूर्ण खबरें इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे, खासकर कर्मचारियों से जुड़े हुए कुछ मामले हैं। सरकार ने महत्वपूर्ण फैसले जो है वो कर्मचारियों के अलग अलग वर्गों के लिए हैं, उनकी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर किस तरह की तकरार जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है, इस पर भी बात करेंगे। कल बसों की हड़ताल होने वाली है, कहां पर ये हड़ताल होगी, कौन ये हड़ताल करने जा रहा है, आम जनता को दिक्कतें पेश आने वाली है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर के जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने के बाद कांग्रेसी पार्षदों में असंतोष भर चुका है, इसको लेकर भी बात करेंगे। सीएम ने पार्षदों को तलब किया है और कुछ हादसे जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, इसकी भी जानकारी हम आपसे साझा करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं। मुख्यमंत्री ने कल सोमवार के दिन जो है वो पार्षदों को तलब किया है और आपको हम बता दें कि नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल की बजाय 5 साल का कर दिया गया है। इससे शिमला नगर निगम के कांग्रेसी पार्षदों में असंतोष इस वक्त जो है वो चल रहा है और इस असंतोष को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी कांग्रेसी पार्षदों, जो नगर निगम शिमला के कांग्रेसी पार्षद हैं, उन सभी को सोमवार को सुबह ओक ओवर में ब्रेकफास्ट पर जो है वो बुलाया है। इनकी नाराजगी दूर करने का जो है यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। पिछले कल ही मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल जो है वो बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से एक अध्यादेश लाया गया है और उस अध्यादेश के बाद जो है उसे अभी जल्दी ही लागू कर दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि शिमला में मेयर जो है वो सुरेंद्र चौहान है और उमा कौशल जो है वो डिप्टी मेयर है। पहले जो नियम बनाए थे सरकार ने, उसके तहत 2.5 साल का कार्यकाल जो है इन दोनों पदों पर रखा गया था। 2.5 साल के बाद रोटेशन होना था, एक रोस्टर जो है वो नए सिरे से यहाँ पर लागू किया जाना था। लेकिन अब सरकार ने मेयर और डिप्टी मेयर के इस कार्यकाल को जो है वो 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया है। तो ऐसे में जो शिमला नगर निगम में कांग्रेस के पार्षद हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी इस वक्त जो है वो देखी जा रही है और जो नगर निगम की मासिक बैठक अभी 3-4 दिन पहले हुई थी शिमला में, उसमें भी एक बड़ा बवाल जो है वो इसे लेकर मचा था। हालांकि अब अध्यादेश जो है वो पिछले कल सरकार इस संबंध में ले आई है और बाकायदा कानूनी अमली जामा जो है वो इससे पहनाया जाएगा, कानूनी रूप दिया जाएगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में संशोधित विधेयक सरकार जो है वो लाएगी और नए नियम जो है वो लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन अध्यादेश के साथ ही ये नए नियम यहाँ पर लागू हो गए हैं और मेयर डिप्टी मेयर का जो कार्यकाल है अब वो 2.5 साल की बजाय 5 साल का रहेगा। तो ऐसे में कल नगर निगम के जो कांग्रेसी पार्षद हैं उनमें जो असंतोष की लहर है उसे खत्म करने के लिए, उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर जो है वो राजनीतिक टॉक जो है वो मुख्यमंत्री इन काउंसलर्स के साथ यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक बड़ी बैठक जो है वो कल मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बुलाई है। आम जनता को, खासकर शिमला शहर के जो लोग हैं, उन्हें कल एक बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी झेलनी पड़ेगी क्योंकि कल जो है वो प्राइवेट बसें नहीं चलेंगी। शिमला में प्राइवेट बस ऑपरेटर सोमवार को हड़ताल करने जा रहे हैं। इन्होंने सोमवार को बसें नहीं चलाने का ऐलान किया है और इन्होंने कहा है कि ये अपनी बसों की चाबियां आरटीओ दफ्तर में जमा करवा देंगे और आरटीओ के पास अपनी जो है वो बसों को खड़ा कर देंगे। इनका आरोप है कि शिमला के पुराने बस अड्डे पर 40 किलोमीटर दूरी से आने वाली जो एचआरटीसी की बसें हैं वो आ रही हैं और उनकी वजह से जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा हो रही है। इसकी वजह से एचआरटी जो प्राइवेट बस ऑपरेटर है, रोजाना उनके लिए जाम लग रहा है और उनके रूट फेल हो रहे हैं और रूट फेल होने की वजह से उनको बड़ा आर्थिक नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा है। हालांकि एचआरटीसी ने ऐसे 18 रूटों को पिछले कल जो है वो बंद भी कर दिया है, जो कि पुराने बस अड्डे पर ये बसें नहीं आएंगी। लेकिन बावजूद इसके प्राइवेट ऑपरेटर अभी नहीं मान रहे हैं और कल हड़ताल करने का ऐलान उन्होंने कर दिया है। तो यहाँ प्राइवेट ऑपरेटरों और एचआरटीसी के बीच में जो है वो बुरी तरह से ठन चुकी है। एचआरटीसी के कर्मचारियों ने इसका पूरी तरह से विरोध किया है और उनका कहना है कि उनकी वजह से शिमला शहर में जाम नहीं लगता है। मगर कल शिमला के लोगों को दिक्कतें यहां पर जरूर पेश आने वाली हैं क्योंकि कल एचआरटीसी की ही बसें चलेंगी, प्राइवेट बसें शिमला शहर में नहीं चलेंगी। इसलिए हम आम जनता से ये अपील करते हैं, आम जनता को हम बता दें कि
प्राइवेट बसों के जिस रूट टाइम पर वो सफ़र करते हैं उससे पहले आएँ, ताकि उनको एचआरटीसी की बस मिल जाए और अपने टाइमिंग को जो है वो पूरी तरह से सेट कर ले, ताकि वो समय पर सोमवार के दिन स्कूल भी पहुंच सके बच्चे और दफ्तरों में भी जो है वो लोग पहुंच सके। तो कल दिक्कत जो है वो फिलहाल पेश आने वाली है। उधर एचआरटीसी में बसों में रियायती सफ़र बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें, सरकारी बसों में रियायती सफ़र की सुविधा लेने वाले लोगों को बिना हिम बस कार्ड के रियायती सफ़र की सुविधा नहीं मिलेगी। 15 जनवरी से इस योजना को जो है वो लागू करने का फैसला ले लिया गया है। इसमें महिलाओं को भी हिम बस कार्ड बनवाने होंगे, तभी उन्हें आधे किराए का लाभ जो है वो हासिल होगा। इन दिनों ये कार्ड बनाने का सिलसिला जो है वो एचआरटीसी ने पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया है और पहले साल के लिए 236 रुपए में विद जीएसटी ये कार्ड जो है वो बनाया जा रहा है। तो जल्द से जल्द आप सभी लोग जो एचआरटीसी की बसों में सफ़र करते हैं और रियायती सफ़र की जो श्रेणियां हैं, उन लोगों के लिए ये विशेष है कि उन्हें हिम बस कार्ड जो है वो बनाने ही होंगे। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और इनके चुनावों को लेकर। तो कोई असमंजस की स्थिति जो है वो लगातार इसमें बढ़ती जा रही है। अब प्रदेश में नई पंचायतें बनेगी या नहीं बनेगी, इसको लेकर भी ये जो है वो उलझन खड़ी हो गई है। वैसे ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जो सरकार ने अभी फैसला लिया था, उसके मुताबिक सभी जिलाधीशों को 15 दिन में प्रस्ताव भेजने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जहां पुरानी पंचायतों का पुनर्गठन अब हो सकेगा, उससे नई पंचायतें भी उभर कर जो है वो सामने आएंगी। मगर दिक्कत यह है कि नई पंचायत बनाने पर भारी भरकम खर्चा होता है और सरकार की वित्तीय स्थिति जो है वो उस तरह की नहीं है, जिसके चलते आगे अब क्या फैसला सरकार लेगी ये फिलहाल जो है वो कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक तरफ जहां सरकार के निर्देशों पर ग्रामीण विकास विभाग ने डीसीज को लिखा है कि 15 दिन में वो पुनर्गठन को लेकर अपने प्रस्ताव भेजें, दूसरी तरफ चुनावी शेड्यूल पर जो है वो तकरार बढ़ गई है, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग ने भी एक आदेश जो है वो पिछले कल जारी किया है। एक नया आदेश उन्होंने जारी किया। उन्होंने भी सभी डीसीज को जो है वो लिखा है कि चुनावी शेड्यूल जो उनकी तरफ से जारी किया गया है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए, जिससे सभी जिलाधीश इस वक्त असमंजस में पड़े हुए हैं कि आखिर करें तो करें क्या। राज्य चुनाव आयुक्त जो है अनिल खाची प्रदेश के, वो फिलहाल जो है वो कहीं यात्रा के लिए निकले हैं। बताया जा रहा है कि वो मणिपुर गए हैं और वहां पर उनका एक कार्यक्रम है, जिनके लौटने के बाद चुनावों पर मचे घमासान को लेकर जो है वो आगे सिलसिला जो है वो शुरू होगा। लेकिन फिलहाल जो है वो हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संगठन का जो चुनाव है, पंचायती राज संस्थाओं का जो चुनाव है, उसको लेकर एक बड़ी असमंजस की स्थिति चल रही है। कोई भी पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं हुई है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि तय समय पर जो है वो चुनाव करवाए जाएंगे, लेकिन कैसे ये चुनाव तय समय पर होंगे इसको लेकर फिलहाल असमंजस है। और उन सभी लोगों की नजरें जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधान के लिए या वार्ड मेंबर के लिए जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनकी धुकधुकी लगातार बढ़ी है और रोजाना जो है वो इस पर वो लोग नजर रख रहे हैं कि आखिर कब तक ये मामला जो है वो सुलझेगा। तो शहरी निकायों के चुनाव भी जो है वो इसमें साथ होने हैं, तो जल्दी ही इसको लेकर जो है वो स्थिति आगे क्लियर होगी। फिलहाल डीसी जो है वो पुनर्गठन की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। प्रदेश के एक आईएएस अधिकारी से विभाग छीना गया है। आपको बता दें, सरकार ने आईएएस अधिकारी अभिषेक जैन से लोक निर्माण विभाग के सचिव पद का कार्यभार जो है वो वापस ले लिया है। ये विभाग अब देवेश कुमार को दिया गया है, जो कि प्रधान सचिव हैं। वो प्रधान सचिव देवेश कुमार लोक निर्माण विभाग का भी अतिरिक्त रूप से जो है वो कार्यभार देखेंगे, जिसके साथ उनके पास कुल 7 विभागों का दायित्व जो है वो इस वक्त हो जाएगा। उनके पास प्रधान सचिव वित्त, योजना, अर्थ एवं सांख्यिकी, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, राज्य कर एवं आबकारी, पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभागों का दायित्व जो है वो पहले से ही है। अभिषेक जैन से विभाग वापस लेने के आदेश जारी हो गए हैं और माना जा रहा है कि जैन केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जल्दी ही दिल्ली जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल उनके पास जो है वो सचिव वित्त का कार्यभार जो है वो वैसे ही रहेगा जिस तरह से पहले दिया गया था, लेकिन लोक निर्माण विभाग का दायित्व उनसे फिलहाल सरकार ने वापस लेकर देवेश कुमार को सौंप दिया है। वहीं राज्य सरकार ने एक और ताजपोशी जो है वो नई नियुक्ति की है। सरकार ने हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड में ये ताजपोशी की गई है। सिरमौर जिला से संबंध रखने वाले नासिर मोहम्मद रावत को
वक्फ बोर्ड का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। अभी बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति की जानी है, लेकिन एक अचरज की बात इसमें सामने ये आ रही है, हैरानी की बात है कि वक्फ एक्ट जो है उसके मुताबिक पहले बोर्ड का गठन किया जाता है, सदस्यों की नियुक्ति की जाती है और उसके बाद उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन यहां पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि वक्फ बोर्ड में कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो प्रदेश सरकार ने कर दी है। हालांकि 3 साल के बाद ये नियुक्ति हुई है और उम्मीद है कि ये बोर्ड अब आगे जो है वो सुचारू रूप से काम करना अपना शुरू कर देगा, लेकिन इसको लेकर भी अभी विपक्ष जो है वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। अब बात करेंगे हम कर्मचारी वर्ग की, तो 300 पदों पर जॉब ट्रेनिंग की भर्ती जो है वो जल्दी होने वाली है। प्रदेश सरकार ने पारदर्शी, योग्यता आधारित और एक समान भर्ती प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के दृष्टिगत अनेक कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर विभागीय स्थानांतरण और मानव संसाधनों की तर्क संगत तैनाती सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भर्ती निदेशालय के अंतर्गत कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT का पृथक वर्ग बनाने को जो है वो स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य सरकारी विभागों के सुचारू संचालन के लिए पारदर्शिता और आवश्यकता आधारित कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करना है। इसके तहत प्रारंभिक रूप से सरकार ने राज्य संवर्ग में जॉब ट्रेनी के रूप में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 300 पद सृजित किए हैं। ये पद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से लागू आरक्षण रोस्टर के अनुरूप जो है वो भरे जाएंगे। सरकारी भर्ती में कॉन्ट्रैक्ट शब्द खत्म कर दिया गया है, ये एक बड़ी खबर है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन और हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती एवं सेवा शर्त अधिनियम 2024 के सही अनुपालन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये आदेश कार्मिक विभाग की ओर से जारी किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने कहा है कि 20 फरवरी 2024 को लागू हुए इस अधिनियम के बाद ऐसे सभी प्रावधान जो पुराने R&P नियमों में संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए थे और नए अधिनियम से असंगत हैं, अब निरस्त माने जाएंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट शब्द अब नहीं होगा, पूरी तरह से अब इस्तेमाल नहीं होगा सरकारी भर्तियों में। 12 दिसंबर 2003 के बाद बने सभी भर्ती नियमों में ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शब्द स्वतः बाई रेगुलराइजेशन माना जाएगा। जिन पदों पर 100% भर्ती प्रमोशन या सेकेंडमेंट से होती है और नियमों में कॉन्ट्रैक्ट शब्द नहीं है, वे नियम जो है वो वैध रहेंगे। जहां कॉन्ट्रैक्ट का उल्लेख नहीं है वहां के नियम प्रभावित नहीं होंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी आज सरकार ने एक राहत दी है, उनके लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक और बड़ा फैसला जो है वो लिया है। इसके तहत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 15 मई 2003 के बाद नियमित हुए हैं, उन्हें 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। इस निर्णय के अनुसार 10 वर्ष या उससे अधिक दैनिक सेवा के बदले अधिकतम 2 वर्ष की नियमित सेवा का लाभ पेंशन गणना के लिए दिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के वे कर्मचारी जिनको सेवानिवृत्ति के समय 10 वर्ष से कम नियमित सेवा होने के कारण पेंशन का लाभ दिया गया था, उन्हें अब 5 वर्ष की दैनिक सेवा के बदले 1 वर्ष की नियमित सेवा का जो है वो लाभ देने से यदि वे 10 वर्ष की अर्हक सेवा पूरा करते हैं तो पेंशन का लाभ प्राप्त होगा। CCS पेंशन नियम 1972 के तहत पेंशन देने के लिए 10 वर्ष की दैनिक सेवा के विरुद्ध अधिकतम 2 वर्ष की अर्हक सेवा पर विचार किया जाएगा। तो ये फैसला राज्य सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए लिया है कि उन्हें पेंशन में जो है वो 1 साल और 2 साल का बेनिफिट जो है वो अतिरिक्त रूप से राज्य सरकार यहाँ पर प्रदान करने वाली है। तो कर्मचारियों के लिए ये बड़े फैसले जो है वो राज्य सरकार ने अभी लिए हैं। हालांकि DA और एरियर को लेकर जो है वो लगातार बातें होती रहती हैं और लगातार इसकी डिमांड भी की जाती है। पेंशनर जो है प्रदेश के वो अभी सरकार से जो है वो मांग कर रहे हैं और सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनके वित्तीय लाभ जो है वो जल्द से जल्द प्रदान कर दिए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ अब सरकार कर्मचारियों की सेवा शर्तों में जो असंगतियां हैं, इन्हें विसंगतियों को जो है वो दूर करने की यहाँ पर कोशिश करने जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 213 करोड़ सरकार खर्च करेगी। हिमाचल में स्वास्थ्य सुविधाएं को और बेहतर बनाया जाएगा। राज्य सरकार अस्पतालों में अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक उपकरण स्थापित करने जा रही है। इससे बीमारियों का सटीक और समय पर जो है वो पता लगाया जाएगा और मरीजों के लिए
शीघ्र उपचार सुविधाएं जो है वो इसमें सुनिश्चित होंगी। सरकार इसके लिए 213.75 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर एक व्यापक कार्य योजना जो है वो अपनी तैयार कर ली है और मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्दी ही बजट जो है वो स्वास्थ्य महकमे को दिया जाएगा और नई मशीनरी, नए उपकरण जो है वो प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थानों में और बड़े अस्पतालों में, खासकर जो मेडिकल कॉलेज हैं हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो आईजीएमसी है, आपका टांडा मेडिकल कॉलेज है, मंडी का नेर चौक में कॉलेज है, आपका नाहन में है, हमीरपुर में है, चंबा में है, तो कई सारे मेडिकल कॉलेज अब हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। उन सभी में जो है वो नई मशीनरी यहाँ पर लगाई जाएगी। अब बात करते हैं, प्रदेश में कुछ हादसे घटे हैं और कल रात जो है वो एक गाड़ी पलटने से जो है वो 33 लोग उसमें घायल हो गए हैं। शिमला के नारकंडा के पास बड़ा सड़क हादसा जो है वो पेश आया है। यहाँ पर देर रात करीब 1:30 बजे एक टेम्पो ट्रैवलर जो है वो पलट गया, जिसमें 33 लोग जो है वो सवार थे और वो पूरी तरह से घायल हैं। इस हादसे के बाद सभी यात्रियों को तुरंत सिविल अस्पताल कुमारसैन ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से 16 घायलों को आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है। इनमें 8 महिलाएं हैं, 7 पुरुष हैं और एक बच्चा इसमें जो है वो शामिल है। इसके अतिरिक्त अन्य 17 घायलों को सिविल अस्पताल कुमारसैन में उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वाहन में सभी लोग जो है वो नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं। सभी ट्रैवलर में बैठकर नेपाल बॉर्डर की ओर जा रहे थे, लेकिन रात को करीब 1:30 बजे ये टेम्पो ट्रैवलर पलट गया और इनके साथ एक बड़ा हादसा यहाँ पर पेश आ गया। शिमला शहर में एक युवक ने फंदा लगाने की जो है वो उसकी सूचना है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पास युवक ने आत्महत्या कर ली है। युवक ने विश्वविद्यालय के समीप खंडहर नुमा एक इमारत में जो है वो फंदा लगाकर अपनी यही लीला समाप्त कर दी। ये खंडहर बिल्डिंग एचपीयू कि गर्ल्स हॉस्टल के समीप जो है वो वहाँ पर है और घटनास्थल पर युवक का फ़ोन मिला है, उसका बैग वहाँ पर मिला है पुलिस को। बैग में मिले कार्ड पर हर्ष पाठक जो है वो नाम लिखा है और असिस्टेंट प्रोफेसर खरड़ भी जो है वो साथ में लिखा गया है। अभी आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया है। पुलिस इसकी गहनता से छानबीन कर रही है और शव का पोस्टमार्टम आईजीएमसी शिमला में करवा दिया गया है। तो इस तरह का एक बड़ा हादसा जो है वो आज शिमला में पेश आया है। अब बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के मौसम को लेकर, तो बर्फबारी और बारिश को लेकर अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। मौसम विभाग ने हिमाचल की चोटियों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी कर दिया है, जिसके तहत 4 नवंबर को किन्नौर में, लाहौल स्पीति में और चंबा की जिला की जो चोटियां हैं वहां पर बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है। वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों पर निचले हिमाचल में गर्जन के साथ इस दिन जो है वो बारिश होने की पूरी संभावना जताई गई है 4 नवंबर को। वहीं 5 नवंबर को पूरे हिमाचल प्रदेश में बारिश होगी और इस तरह का पूर्वानुमान दिया गया है, जिससे प्रदेश में एक बार फिर से जो है वो ठंड यहाँ पर बढ़ जाएगी। अब क्योंकि विंटर सीजन जो है वो शुरू हो चुका है लगभग और ठंड जो है वो लगातार सुबह और शाम की ठंड बढ़ना शुरू हो चुकी है, लेकिन अब ये 4 तारीख से जब मौसम में बदलाव होगा, बारिश होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी होगी, तो उससे हिमाचल प्रदेश में जो है वो ठंड एक बार काफ़ी तेज़ जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो आजकल जो है वो टूरिस्ट भी हिमाचल प्रदेश में लगातार अब आने शुरू हो चुके हैं। पर्यटकों का जमावड़ा जो है वो धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश में लगने लगा है। अगर शिमला की बात करें तो यहाँ पर भी 50% होटलों की जो है वो बुकिंग बताई जा रही है, 50% तक ऑक्यूपेंसी जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है। हालांकि वीकेंड पर यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट जो है वो पिछले कल भी और आज भी देखने को मिला है और यहाँ पर ठंडी वादियों का नज़ारा लेने के लिए अब पर्यटकों ने जो है वो आना शुरू कर दिया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।